हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम गुणक का बचा हुआ पार्ट पूरा करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका गुणक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत ना हो तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आज के वीडियो में हम आनुपातिक कर की स्थिति में गुणक और संतुलित बजट गुणक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार पूरी वीडियो की पीडीएफ दिखा देता हूँ, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं आनुपातिक कर में गुणक का मान। आनुपातिक कर में गुणक का मान। तो हमारा राष्ट्रीय आय का ये हमारा समीकरण है C+I+G। ये हमारा बंद अर्थव्यवस्था का समीकरण है। तो हम यहाँ पर इस समीकरण को लिखते हैं पूरा। तो हमारा क्या होगा, सी का सूत्र क्या आएगा, उपभोग का सूत्र C0 + C1 कोष्टक में y - ty। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया, y - ty। यहाँ पर जो हमने लिया ये किसका मान लिया, हमने y का yd का मान लिया था। किसका मान लिया, yd का मान। तो ये yd का मान ये वाला लिया हमने यहाँ से। कौन सा, ये अनुपातिक कर की स्थिति में। जबकि हमने पहले जो पढ़ा था एकमुश्त कर की स्थिति में, और हमने yd का मान क्या लिया था, y - t0। अब हम क्या लेके पढ़ेंगे, हम yd का मान y - ty लेके पढ़ेंगे, जो हमारा अनुपातिक कर की स्थिति में हम गुण का मान निकालेंगे। तो हम आगे हल करते हैं। ये हमारा उपभोग का सूत्र हो गया, और हमारे इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का सूत्र क्या है, I0 - BR। और सरकारी व्यय का हमारा क्या हो गया, G0 हो गया। अब हम इसे आगे देखते हैं। ये हमने C0 वैसे के वैसे उतार लिया। अब ये हम यहाँ से कोष्टक खोलेंगे तो प्लस में C1y आ जाएगा और माइनस में C1ty आ जाएगा। और आगे हम ये तीनों ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारा y कहाँ कहाँ पर है। एक इसमें y है और एक इसमें y है। इन दोनों को हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो हमारा ये C1y क्या इधर की किस में है, प्लस में है। इस साइड में आएगा तो माइनस में, और ये माइनस का C1ty है, इस साइड में आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारा बीच में बराबर है, और बाकी के सारे हमने ये वाले तीनों इधर उतार दिए, और ये C0 भी हमने इधर उतार दिया। अब देखिए आगे हमने क्या किया, ये तीनों, इन तीनों में से हमने क्या कॉमन लिया, y को कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एक, यहाँ पर माइनस का C1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का C1t बचेगा। तो हमने यहाँ पर ये कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया। अब आगे देखते हैं हम, और बाकी के हमने ये बराबर के दूसरी साइड वाले वैसे के वैसे उतार दिए सारे। अब हम आगे देखते हैं कि ये पूरा कोष्टक y से गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारे पास पूरा राष्ट्रीय आय का समीकरण आ गया, जिसे हम आगे गुणक निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। तो हम आगे हल करते। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम गुणक का मान निकालते हैं। गुणक का सूत्र क्या है, dy/dA। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये पूरे जो ऑटोनोमस एलिमेंट है इनका मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटेवा में 1 - C1 + C1t हो जाएगा। तो हमारा गुणक का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 - C1 + C1t। ये हमारा गुणक का मान आ जाएगा। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारा ये वाला सूत्र आ जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही हमारे गुणक का सूत्र है। और ये कौन सा गुणक है, हमारा निवेश गुणक या सरकारी व्यय, दोनों गुणक यही है। तो हमें ये दोनों सूत्र याद रखने हैं, ये वाला सूत्र भी पता होना चाहिए और ये वाला भी। इसी में हमने C1 को कॉमन लेके ये वाला निकाला, ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारा जो गुणक का मान है ये कौन से आया है, हमारा अनुपातिक कर गुणक। जबकि ये हमारा कौन सा गुणक था, एकमुश्त कर गुणक, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था।
अब हमें दोनों में से देखना है, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, कि दोनों में से कौन से गुणक का मान बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो हमें देखना है यहाँ पर, ये हर में देखना है ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, जबकि इसमें ये वाला और प्लस हो रहा है। इसमें क्या प्लस हो रहा है, C1T प्लस हो रहा है। तो मतलब हर का मान क्या होगा इसमें, बड़ा। अगर हर का मान बड़ा है तो गुणक का मान क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अनुपाती कर की स्थिति में गुणक का मान क्या होगा, छोटा, जबकि एक मुश्त कर की स्थिति में गुणक का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख दिया है हमने, एक मुश्त कर में गुणक का मान बड़ा होता है और अनुपातिक कर की तुलना में, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे संतुलित बजट गुणक। अब हम पढ़ते हैं संतुलित बजट गुणक। संतुलित बजट गुणक क्या होता है। संतुलित बजट गुणक का प्रयोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, सरकार जितनी मात्रा में टैक्स लगाती है उतनी मात्रा में सरकार व्यय भी करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब दोनों बराबर मात्रा में करती है सरकार। तो दोनों बराबर मात्रा में होता है, फिर भी क्या होता है कि आय में वृद्धि होती है। तो इस आय में वृद्धि होने का क्या कारण है कि प्रयोज्य आय, जिस पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, तो प्रयोज्य आय का एक भाग ही उपभोग के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः कर के बराबर उपभोग में कमी नहीं आती है, जबकि सरकारी व्यय के बराबर ही आय में वृद्धि होती है। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे सरकार 100 रुपये का टैक्स लगाती है, सरकार 100 रुपये का क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। और MPC क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, माना कि 0.8 है। तो 0.8 के हिसाब से सरकार 100 रुपये का टैक्स लगाया सरकार ने, पर 100 रुपये में से उपभोग पर कितना खर्च हो रहा था, 80 रुपये उपभोग पर खर्च हो रहा था, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, 0.8। जबकि 20 रुपये कहाँ जा रहा था, 20 रुपये सेविंग हो रहा था, 20 रुपये सेविंग हो रहा था। तो उपभोग में 100 रुपये के टैक्स पर उपभोग में कितनी कमी हुई, 80 रुपये की। जबकि सरकार अगर 100 रुपये का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपये का करती है, तो 100 रुपये के बराबर ही उपभोग में वृद्धि होती है। इस तरह क्या होता है कि सरकार का टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होने पर भी आय में वृद्धि होती है। अब देखिए आगे, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा यह समझाया गया है पूरा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, 0.8 है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 और सरकार ने टैक्स कितना लगाया, 100 रुपये का, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय भी कितना है, 100 रुपये का। तो टैक्स से उपभोग में कितनी कमी हुई, 80 रुपये की, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, 100 रुपये की उपभोग में वृद्धि हुई। इस प्रकार नेट उपभोग में, कुल मिलाकर नेट उपभोग में 20 रुपये की वृद्धि हुई। नेट उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, इन दोनों का अंतर कितना है, 20, तो 20 रुपये की वृद्धि हुई। अब हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, तो गुणक का मान हमने निकाला, यहाँ से कितना आया, 5। अब हम गुणक को हम इस 20 रुपये से, गुणक को किससे गुणा करेंगे, गुणक 5 और 20 से गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये। मतलब राष्ट्रीय आय में कितनी शुद्ध कितनी वृद्धि होगी, 100 रुपये की वृद्धि होगी। तो हमने टैक्स भी कितना लगाया था, 100 रुपये का, सरकारी व्यय भी 100 रुपये का, और इसके बावजूद राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि हुई, 100 रुपये की वृद्धि हुई। तो ये हमारा क्या था, संतुलित बजट गुणक। अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं। संतुलित बजट गुणक, सरकारी व्यय गुणक प्लस कर गुणक, इन दोनों का योग क्या होता है, संतुलित बजट गुणक। सरकारी व्यय गुणक डी डेल्टा वाई बटे और डेल्टा जी प्लस सरकारी कर गुणक क्या होता है, डेल्टा वाई बटे और डेल्टा टी। अब इन दोनों का सूत्र है, ये रहा, ये सरकारी व्यय गुणक का सूत्र और ये सरकारी कर गुणक का सूत्र। तो इन दोनों को हम हल करते हैं तो इन दोनों का योग कितना आता है, 1। तो ये हमारा संतुलित बजट गुणक। तो हमें याद रखना है संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है, 1 होता है। अब एक हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है कि संतुलित बजट गुणक एक मुश्त कर, कौन सी स्थिति, एक मुश्त कर की स्थिति, यानी लंप सम टैक्स
की स्थिति में ही कार्य करता है, अनुपातिक कर की स्थिति में यह कार्य नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, हमें ध्यान रखना है। तो हमारा ये गुणक से संबंधित पूरा वीडियो पूरा हुआ है, और आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें हम जितने भी हमने गुणक के बारे में पढ़ा हुआ है उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आने वाला हूँ। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।